दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवंबर के महीने में, चाहे 2024 हो या नियत समय 2025 हो, विधानसभा चुनाव नहीं चाहते। ये बात अब करीब करीब तयशुदा लगती है। लेकिन नवंबर में क्यों चुनाव नहीं चाहते, ये तो मैं बताऊंगा ही आपको। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? आखिर बीजेपी के साथ मतभेद क्यों गहराते जा रहे हैं? चाहे कोई भी मुद्दा हो, लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, असम में आज जो हुआ कि असेंबली के अंदर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई, उस पर जनता दल यूनाइटेड का विरोध सामने आया। और उसके बाद आप देखें, उसके पहले की परिस्थितियों को देखें तो विदेश नीति जैसे मुद्दे पर जब पूरे देश में एकता होती है, जेडीयू ने भारत की विदेश नीति, जिसमें स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र की बात थी, वहां मानवाधिकारों की बात थी, वहां विपक्षी सांसदों के साथ जेडीयू के नेता बैठक कर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते दिखे। एक एक कर, इंच दर इंच भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बढ़ती जा रही है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ना चाहते या चुनाव लड़ने में हिचक रहे हैं? कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के साथ, नीतीश कुमार के मन में जो अविश्वास की धारा 2009 की लुधियाना रैली और पटना के बाद से, भोज कैंसिल करने के बाद से बनी, वो आज तक बनी हुई है। अब तक ये एक मजबूत और प्रगाढ़ दोस्ती में बदल क्यों नहीं पाई? और इन सब के बीच तेजस्वी यादव जिस प्रकार से जाति जनगणना के मुद्दे पर अपने कार्यकर्ताओं को एक सीधी चिट्ठी राजद के द्वारा लिखवा रहे हैं, राजद नेतृत्व के द्वारा, और उस मुद्दे को लेकर जिला स्तर पर, तालुका स्तर पर धरना प्रदर्शन जैसी चीजें कर रहे हैं, तो क्या ये सब नीतीश कुमार की सहमति से हो रहा है कि मुद्दों की ग्राउंड को तैयार करो और फिर उसके बाद बात आगे बढ़े? दरअसल बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है वो अनायास नहीं है। अनायास इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया 282 और 303 सीटों के साथ, यानी लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ था, आज भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियों पर सरकार आने के बावजूद वही रवैया है। गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर चलने के लिए जो परस्पर विश्वास का माहौल चाहिए वो बन नहीं पा रहा है। जाति जनगणना जो बिहार में हुई, आरक्षण बढ़ा, हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश हुआ, वो परिस्थितियां और उन सब के बीच प्रशांत किशोर की एंट्री ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को इस कदर छिन्न भिन्न कर रखा है कि नीतीश कुमार को भी अब यह एतबार नहीं रहा कि बीजेपी के साथ लड़ने पर बीजेपी का कोर वोटर एक मुस्त एनडीए अलायंस के साथ टिका रहेगा। अलायंस किसके बीच होता है? कोई धर्मादा ट्रस्ट तो होता नहीं है अलायंस की किसी का भला करने के लिए हो। अलायंस दरअसल होता है, गठबंधन होता है, एकमात्र शर्त उसकी होती है कि वोटों के म्यूचुअल ट्रांसफर करा पाने की क्षमता, कि दोनों या तीनों पार्टियां या चार पार्टियां, पांच पार्टियां, जितनी भी गठबंधन में है, वो सारी पार्टियां अपने अपने आधार वोटों को अपने गठबंधन सहयोगियों की सीटों पर ट्रांसफर कराए ताकि वो एक लार्जर कोalition चुनाव जीत करके आए। तो बीजेपी के वोट तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जदयू को नहीं मिले। चिराग मॉडल खेला गया। हालांकि अब चिराग पासवान की पार्टी पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। वो जाकर अमित शाह से मिल रहे हैं, उसके पहले उनके चाचा पशुपति कुमार पारस मिल रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा दरअसल ये है कि कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की रणनीति अंदर खाने अपनानी पड़ रही है। खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो सब दिख रहा है कि जेडीयू ओपनली विरोध कर रही है, खुलेआम सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठा रही है। तो सबसे पहला मुद्दा कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर कितना एकजुट है। प्रशांत किशोर के आने, जाति जनगणना और उन सब के से आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक सामाजिक नीतियां, जो रोजगार विहीन विकास, किसान विहीन विकास की जो बात होती है, जिस ढंग से सरकारी परिसंपत्तियों को बेचने की बात होती है, तो क्या नौजवान, किसान और बीजेपी का कोर वोटर भाजपा के साथ रहने पर नीतीश कुमार के साथ रहेगा, या उसका एक हिस्सा प्रशांत किशोर में टूटेगा, एक हिस्सा राहुल गांधी के अट्रैक्शन के साथ तेजस्वी यादव के साथ तो नहीं चला जाएगा? एक ये खतरा जेडीयू को दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा खतरा और बड़ी परिस्थितियां ये है
कि बीजेपी की तरफ से अंदर खाने, ऐसी खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी की तरफ से यह प्रस्ताव है कि बिहार में जो 243 विधानसभा सीटें हैं, जहां बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों पर होता है, वहां जदयू भी 100 सीटें लड़े, भाजपा भी 100 सीटें लड़े और बाकी 43 सीटें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी दलों में बांट दी जाए। नीतीश कुमार को यह लगता है कि 100 सीटों पर लड़ेंगे तो 80 सीटें कैसे आएंगी। कम से कम 80 सीट लाना उनकी इच्छा है, ताकि 80 सीटों पर जेडीयू रहेगी तो सरकार चलाने में दिक्कत नहीं होगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट बिखरा हुआ है। नीतीश कुमार के अलायंस को लगता है, नीतीश कुमार के कोर वोटर्स को और नीतीश कुमार के मुख्य रणनीतिकारों को, खुद नीतीश कुमार के भी बारे में बताया जाता है कि उन्हें यह लगता है कि बीजेपी के साथ यदि लड़ना है तो ज्यादा सीटें लड़नी होगी, कम से कम 130-35 सीटें लड़नी होगी, तभी जाकर 80 सीटें लाने का सपना पूरा किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़के 100 सीटों पर भी चुनाव लड़के या 105 सीटों पर भी चुनाव लड़के या 110 सीटों पर भी चुनाव लड़के 80-85 सीटें जीती जा सकती है। यह धारणा जेडीयू के अंदर है। तीसरी बात यह है कि जब मामला 9वीं अनुसूची का है, आरक्षण बढ़ाने का, तो आरक्षण बढ़ाने के फैसले में जब हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से उस फैसले पर स्टे लगा दिया, उसको रद्द कर दिया, जाति जनगणना के आंकड़े की उपलब्धता के बावजूद उस फैसले को रद्द कर दिया, तो संविधान की 9वीं अनुसूची एकमात्र रास्ता बनता था। तेजस्वी यादव उसको लेकर अब धीरे धीरे आक्रामक हो रहे हैं। अब तक वो चुप थे, लेकिन अब वो आक्रामक हो रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जब आक्रामक हो रहे हैं तो उस परिस्थिति में क्या ये नीतीश कुमार की सहमति से हो रहे हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार की तरफ से इशारा दिया गया हो कि अरे भाई, हमें अगर गठबंधन स्विच करना है, हमें अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है, उनसे संबंध विच्छेद करना है, पहले ग्राउंड तो तैयार करो, पहले ये परिस्थितियां तो पैदा करो जिसके बाद की जनता दल यूनाइटेड विकल्पहीन हो जाए कि राजद के साथ जाना ही एकमात्र विकल्प हो। ये सारी चीजें एक साथ तब हो रही है जब एक तरफ केसी त्यागी दिल्ली में बैठकर भाजपा की तमाम नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, एक एक अल्पसंख्यक चेहरों को सीधे छोड़ दिया गया, और केंद्र सरकार में जो मंत्री है ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड के अंदर अब उनकी उपेक्षा की, कथित उपेक्षा की खबरें आ रही है। ये खबरें कितनी सच है हम आज के दिन तो नहीं कह सकते, लेकिन सर्कमस्टांसेज को देखने के बाद ये लग रहा है कि कुछ तो बात है। आज एक पोस्टर मैंने देखा सोशल मीडिया पर, श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड में आ रहे हैं, बड़े दलित नेता हैं बिहार के। श्याम रजक जब जनता दल यूनाइटेड में आ रहे हैं तो एक पोस्टर था कि 1 सितंबर को वो जेडीयू को ज्वाइन करेंगे। उस पोस्टर में नीतीश कुमार की फोटो थी, उस पोस्टर में संजय झा जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, कार्यकारी अध्यक्ष है, उनकी फोटो है, विजय चौधरी की फोटो है, उस पोस्टर में अशोक चौधरी की भी फोटो है, कुछ अन्य नेताओं की भी फोटो है, लेकिन पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी की तरफ से एकमात्र कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में ललन सिंह, जो कभी नंबर 2 माने जाते थे पार्टी में, उनकी फोटो नदारद है। तो क्या इस तथ्य को मान लिया जाए कि ललन सिंह की भाजपा नेतृत्व के साथ नजदीकियां बढ़ गई है, इस वजह से जैसे उन्होंने वक्फ बोर्ड पर सरकार के स्टैंड का खुला समर्थन कर दिया संसद में, उस वजह से नीतीश कुमार उन्हें किनारे कर रहे हैं? खैर, मुद्दा ये नहीं है कि ललन सिंह किनारे हो रहे हैं या ललन सिंह पार्टी में अभी भी कोर ग्रुप में बने हुए हैं। मुद्दा दरअसल ये है कि नीतीश कुमार अपने चुनावी नफा नुकसान को कहां देख रहे हैं। चुनावी नफा नुकसान को देखने के लिए नीतीश कुमार के सामने 2 परिस्थितियां हैं। पहली कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, जो अपर कास्ट और वैश्य, वो अब कितना इंटैक्ट है, और जितना इंटैक्ट यदि वो है भी पहले की तरह, तो कहीं वो चिराग मॉडल की तर्ज पर प्रशांत किशोर में नया चिराग पासवान तो नहीं ढूंढ लेगा। जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर वो वोटर प्रशांत किशोर या दूसरी पार्टियों के साथ तो नहीं चला जाएगा। एक ये चिंता है। दूसरी चिंता यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को वो सीटें अपनी तरफ से ऑफर करने की कोशिश कर रही है, तो क्यों कर रही है? अंदर खाने की खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को लगता है और उनका साफ मानना है कि सीटें नीतीश कुमार देंगे, किसको कितनी सीटें देनी है। वो बिहार के अलायंस के लीडर हैं। सीटें नरेंद्र मोदी नहीं देंगे कि
नीतीश कुमार की पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी या चिराग पासवान की पार्टी या जीतन राम मांझी की पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी, सीटें देने का काम नीतीश कुमार करेंगे, नीतीश कुमार तय करेंगे। ये जेडीयू के लोगों का मानना है कि बिहार में उनके चेहरे पर चुनाव हो रहा है, बिहार में सरकार को लीड करने वाली पार्टी जेडीयू है, तो यहां पर भाजपा तय नहीं करेगी कि सीटों का बंटवारा किस अनुपात में हो, यह तय करने का काम नीतीश कुमार करेंगे। यही एक विवाद की एक बड़ी जड़ बताई जा रही है। दूसरी तरफ वोट बैंक का जिक्र मैंने किया ही, क्योंकि वोटों से ही तो चुनाव में सीटें आती है। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार यदि जाते हैं भविष्य में और वहां जाकर राजद के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें फायदा क्या है, और किस वजह से 100 या 110 सीटों पर भी कि राजद जदयू 100 या 110 दोनों पार्टियां लड़ ले और बची हुई सीटें कांग्रेस लेफ्ट में बांट दी जाए, यह रणनीति वहां क्यों चल रही है? तो कारण दरअसल यह है कि राजद के पास एक डेडिकेटेड वोटर है, समर्पित वोटर है, जदयू के पास एक समर्पित वोटर है, और अगर मुस्लिम वोटों को छांट करके उन्हें छोड़ करके, छांट करके नहीं मतलब उन्हें छोड़ करके माइनस मुस्लिम वोटर, अगर राजद और जदयू के डेडिकेटेड वोटर की बात करें तो राजद के पास तकरीबन 14% यादव मतदाता हैं बिहार के, 14%, 14%। बात जेडीयू के डेडिकेटेड वोटर की करें तो बिहार में लौ कुछ समीकरण प्लस कुछ अति पिछड़ा, कुछ महादलित, जिसे जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है कि वो नीतीश कुमार का चेहरा देख के ही वोट करते हैं, वो भी 14 से 15% के बीच है। यादव की तरह उनकी एक संख्या निश्चित नहीं है, जैसे जाति जनगणना ने तो संख्या बता दी कि यादव वोटर 14% है, लेकिन नीतीश कुमार के वोटर जो माइनस मुस्लिम, जो डेडिकेटेड वोटर है नीतीश कुमार के, वो 14 से 16% के बीच होते हैं। यह संख्या पहुंचती है 28 से 30%। अब उसमें जुड़ते हैं बिहार के तकरीबन 18% मुस्लिम वोट, और ये संख्या हो जाती है 45 से 48%, 46-48% के बीच। और ये इतना बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन है जो 200 सीटें भी बिहार में जिता सकता है। 100 सीटों पर लड़कर भी, 110 सीटों पर लड़कर भी कोई 90 सीटें जीतने का सपना देख सकता है। राजद और जदयू एक होती है तो फायदा क्या है, ये बात नीतीश कुमार भी समझते हैं, तेजस्वी यादव भी समझते हैं। फायदा उनको ये दिखाई दे रहा है, जेडीयू के पास यादव नेताओं की अलग अलग इलाकों के ठीक ठाक, उनके पास उनके आर्सेनल में बहुत सारे यादव नेता हैं उनकी पार्टी में जो मजबूत है, तो यादव वोटों में थोड़ी बहुत सेंधमारी कर लेते हैं विधानसभा में। माइनॉरिटी में थोड़ी बहुत टूट हो जाती है, खासकर महिलाओं में, पसमानदा महिलाओं में। आरजेडी को यह लगता है कि अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो इस बात पर तो बहस हो सकती है, इस बात की गुंजाइश तो हो सकती है कि बड़ी पार्टी भाजपा बनेगी या जदयू बनेगी, लेकिन बहुमत उस गठबंधन को जाएगा जिस गठबंधन के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव दर चुनाव यह प्रूफ हो चुका है। 2005 में तो चलिए एक परिस्थितियां थी कि लालू हटाओ, आरजेडी हटाओ माहौल था, लेकिन 2010 फिर 2009 का लोकसभा चुनाव देखें, 2014 में त्रिकोणा मुकाबला हुआ, उसे छोड़ दीजिए। 2015 का विधानसभा चुनाव जिधर नीतीश कुमार उधर ही जीत। 2019 का लोकसभा चुनाव बिहार में जिधर नीतीश कुमार उधर ही जीत। 15 का विधानसभा, 19 का लोकसभा। 2020 का चुनाव जिसने चिराग मॉडल में एक बहुत बड़ी आरजेडी के लिए होप जगा दी थी, बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी और सरकार बनी, सीटें कम हुई लेकिन बहुमत उसी गठबंधन को मिला। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव भी देखें, यहां भी यही हुआ कि जिधर नीतीश कुमार उधर ही जीत मिली। तो तेजस्वी यादव को भी यह पता है कि चाहे कुछ हो जाए, जाति गणना के मुद्दे को जितना हवा दे, जाति गणना के मुद्दे को हवा देंगे और नीतीश कुमार नहीं आए तो नीतीश कुमार की पार्टी को तो नुकसान होगा, बीजेपी फिर बड़ी पार्टी हो जाएगी, लेकिन बहुमत उसी गठबंधन के पास आएगा। और जाति गणना के मुद्दे को हवा नहीं देते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल की सीटें बहुत कम हो सकती हैं, फिर एमवाई वर्सेस ऑल की स्थिति बन जाएगी। तो इस परिस्थिति में अगर तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार के साथ उनके मुख्यमंत्रित्व काल में, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए अगर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं, राजद कांग्रेस को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है, तो इसमें बुरा क्या है? ये एक विकल्प और एक चर्चा राजद के अंदर है। और इन सारी परिस्थितियों में नीतीश कुमार ये नाप तौल रहे हैं कि आखिर होगा तो क्या होगा, किसके साथ जाना उचित होगा, राजद के साथ
या बीजेपी के साथ। बीजेपी के वोट बैंक का ठिकाना नहीं है, कितना इंटैक्ट है कितना टूटा है। आरजेडी के वोट बैंक का एक ठिकाना तो है कि इंटैक्ट है। और इन सारी परिस्थितियों में जो विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने की बात है, उसमें जो नई जानकारी आ रही है वो ये है कि नवंबर के महीने में नीतीश कुमार छठ का पर्व होता है, उसमें नीतीश कुमार चुनाव नहीं कराना। और जो सारी जानकारी आ रही है अंदर खाने से, उसमें एक बात तो मुकम्मल तौर पर निकल कर आ रही है कि नवंबर के महीने में नीतीश कुमार बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं चाहते, चाहे साल 2024 का नवंबर हो या 2025 का नवंबर, जहां नियत समय पर चुनाव निर्धारित है। आखिर क्यों नहीं चाहते? जो लोग बिहार को समझते हैं उन्हें पता है कि छठ बिहार का सबसे बड़ा लोक पर्व है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और कोई ऐसी विधानसभा नहीं है बिहार में जहां 15-20 हजार बिहार से बाहर रहने वाले लोग वापस नहीं आते छठ में। तो 15-20 हजार वोटर जो छठ में वापस आते हैं, इन्हीं वोटरों ने 2005 में जब मार्च में किसी की सरकार नहीं बनी, विधानसभा भंग हो गया, संवैधानिक संकट की स्थिति हुई, दोबारा चुनाव हुआ, उसमें इन्हीं माइग्रेटरी वोटरों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर बिहार में बदलाव के लिए वोट दिया था, जिससे नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। अब नीतीश कुमार के प्रति नेगेटिविटी तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति कोई पॉजिटिविटी भी बाहर रहने वाले मतदाताओं में नहीं है। और खास करके प्रशांत किशोर को चुनावी सफलता मिले ना मिले, एक बात प्रवासी वोटरों के दिमाग में उन्होंने बिठा दी है कि नीतीश कुमार के राज में रोजी रोजगार के लिए पिछले 19-20 सालों में जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उन्होंने काम किया, सड़क दुरुस्त किया, लॉ एंड ऑर्डर कुछ ठीक किए, बिजली की व्यवस्था अच्छी की, लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पर जितना काम एक 19 साल के कार्यकाल में होना चाहिए था, वो प्रशांत किशोर इस बात को लोगों के दिमाग में, उनके लोग, उनके पास बड़ी टीम है, न सिर्फ बिहार में, जहां जहां प्रवासी हैं, चाहे वो दुबई में हो, वहां भी उनके लोग एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, चाहे मुंबई हो, केरल हो, तमिलनाडु का तिरुपुर हो, देश का कोई भी इलाका जहां लार्जर चंक है बिहार के पॉपुलेशन का, वो छठ के समय वापस लौटेंगे। तो वे कह भी रहे हैं कि वापस नहीं जाएंगे, रोजगार के लिए वापस नहीं जाना होगा। यानी उस वोटर के दिमाग में ये बात वो बिठा रहे हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर 2005 की तरह वोट करो इस बार फिर। और यही वो कारण है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि नियत समय का चुनाव जो नवंबर में होना है वो हो, क्योंकि अगले साल अक्टूबर के अंत में 28 अक्टूबर 2025 को शायद छठ है। तो व्हाइट कॉलर वाले तो वापस लौट जाएंगे, जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं छठ के बाद, लेकिन जो मजदूर वर्ग है उससे बिहार में चाहे राजद हो, चाहे वो प्रशांत किशोर के लोग हों, वो चुनाव के लिए 15-20 दिन और रोक लेंगे उन्हें, और 90% ऐसे ही वोटर वापस लौटते हैं जिन्हें वो रोक सके। ठीक इसी तरह से 2024 के नवंबर में जो अभी चर्चा थी कि विधानसभा भंग करके नीतीश कुमार चुनाव करा लेंगे, यही बात है कि छठ पर्व है, छठ पर्व में बाहर से आने वाला वोटर चुनाव न हरा दे। तो चुनाव की जो उचित तारीख दिखाई देती है, जो चर्चा अंदर खाने चल रही है, क्यों ना दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ चुनाव करा लिया जाए। दिल्ली में पिछली बार 8 फरवरी को चुनाव हुआ था, इस बार भी वही 8, 10, 12 फरवरी के आसपास ही तारीखें आएंगी। तो फरवरी के महीने में जब चुनाव होगा तब ना तो दिवाली छठ होगा, ना ही होली होगी। तो माइग्रेटरी वोटर के रिएक्शनरी होकर, प्रतिक्रियावादी होकर और बदलाव के लिए वोट डालने की मानसिकता से जो वोट डालने का जो एक जेडीयू में कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर चिंता का कारण बना हुआ है, वो चिंता भी दूर हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है, पहले अलायंस नीतीश कुमार देखिए कौन सा तय करते हैं, दूसरा चुनाव के लिए समय कौन सा तय करते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां बेहद दिलचस्प होने जा रही है। अगले 1 महीने का राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में सब कुछ साफ कर देगा, सारी तस्वीर साफ कर देगा कि जो डील अंदर खाने चल रही है, वो डील अंततः भाजपा पर दबाव बनाकर नीतीश कुमार 130 सीटें लेने और जनवरी फरवरी में चुनाव कराने की मंशा में कामयाब होते हैं, या राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो अंदर खाने डील की खबरें आ रही है वो डील कामयाब होती है। डील कहीं भी हो, चौंकाने वाली डील है। 1 महीने के अंदर जिसे नीतीश कुमार, जिसके साथ उनकी डील बेहतर हो गई, वो सब कुछ आपके सामने खुलकर आ जाएगा। देखते रहिए होता क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।